हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो ये है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 5 और हम लोग ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और इस टॉपिक में हम लोग करेंगे अब एक्सरसाइजेस। तो हम लोग की जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं वो हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज़ लाइकली टू बी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक ऐसा सोल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, तो उसका पीएच क्या होगा। और यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन भी दिए हैं, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसका आंसर होगा डी 10। अब 10 क्यों होगा, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स उनका पीएच होता है 7 से कम, बेस जो होते हैं उनका पीएच होता है 7 से ज़्यादा, और जो सॉल्ट्स होते हैं प्योर सॉल्ट्स उनका पीएच होता है 7। तो यहाँ पे हमें दिया है कि रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा बेस। तो बेस का पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। अब इन सब में से कौन सी वैल्यू 7 से ज़्यादा है, 10, तो 10 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है अ सॉल्यूशन reacts with crushed eggshells to give a gas which turns lime water milky. The solution contains। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि क्रश्ड एग शेल्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो एक ऐसी गैस देता है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो हमें बताना है कि उस सोल्यूशन में क्या होगा। और आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए थे NaCl, HCl, LiCl और KCl। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है HCl, बी होगा इसका करेक्ट आंसर HCl। अब HCl क्यों होगा, क्योंकि आपके जो क्रश्ड एग शेल्स होते हैं वो उसमें CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये HCl से रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे CaCl2 प्लस आपका बनेगा यहाँ पे CO2 प्लस H2O, ये बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और जब भी आपसे कहे कि कोई गैस जो कि लाइम वाटर को मिल्की करती है तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लाइम वाटर होता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस, जब इसमें हम लोग CaO2 को पास कर देते हैं तो CaCO3 मिलता है, जो कि जिसकी वजह से ही मिल्कीनेस होती है हमारी। तो ये होगा, ठीक है। होप आपको ये क्लियर होगा। तो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पे 10 ml of NaOH is found to be neutralized by 8 ml of solution of HCl if we take 20 ml of NaOH, then amount of HCl needed will be। तो हमें बताना है कि कितना HCl हमें चाहिए होगा। यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस दिए थे 4 ml, 8 ml, 12 ml और 16 ml, ये हमें 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी 16 ml। अब ये आएगा कैसे ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया था 10 ml था NaOH का सोल्यूशन और 8 ml था HCl का सोल्यूशन। तो NaOH और HCl का जो रेशियो होगा 10/8, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 5/4। तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा 5:4। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन हो रही होगी वो इसी रेशियो में हो रही होगी। अब चाहे हम जितना भी NaOH लें चाहे जितना भी HCl लें, है ना। अभी आप लोग ने उसमें भी पढ़ा होगा पिछली क्लास में कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस होती है उसमें फिक्स रेशियो के साथ कंपाउंड्स बनते हैं, तो उसी वजह से ये जो रेशियो होगा ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये जो 5:4 रेशियो है, अब अगर हम लोग NaOH ले लें 20 ml और HCl हमें बताना है, तो NaOH हम लोग ने 20 ml लिया, HCl को हम लोग x मान लेते हैं, और ये रेशियो कितना होना चाहिए 5/4। तो जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 20 × 4, तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 80। तो x आ जाएगा आपको 16 ml।
यहाँ से ये हो जाएगा आपका 16। अब नेक्स्ट हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स is used for treating indigestion। तो इंडाइजेशन या एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन सी इनमें से मेडिसिन दी जाती है? तो और आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए थे एंटीबायोटिक, बी था आपका एनाल्जेसिक, सी आपका दिया हुआ था एंटासिड, और डी था आपका एंटीसेप्टिक। तो इसका आंसर होगा सी एंटासिड। तो जो एंटासिड्स होते हैं हम लोग इंडाइजेशन के वगैरह यूज़ करते हैं। तो एंटासिड का एग्जांपल आपका हो सकता है MgOH का होल ट्वाइस जैसे कि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग को लिखना था वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन आप लोग को लिखनी थी। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। तो इसको हम लोग इसके फटाफट आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला था आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैन्यूल्स। तो ये होगा H2SO4 प्लस Zn गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे ये हो जाएगा। हम लोग ने ये देखा था कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है यहाँ पे। सेकेंड है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि HCl है, हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया HCl, और आपका रिएक्ट करता है मैग्नीशियम रिबन के साथ, Mg के साथ। तो ये फॉर्म करेगा MgCl2 जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा क्योंकि यहाँ पे भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। थर्ड पार्ट इसका आपका था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम पाउडर। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एल्युमिनियम पाउडर यानी कि Al हो गया आपका। तो ये भी एक मेटल है, मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो क्या हो जाता है Al2SO4 का होल थ्राइस यहाँ पे बनेगा प्लस H2। फिर अगला आपका है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग। तो HCl है हमारा और आयरन फिलिंग्स मतलब Fe लेंगे हम लोग। तो ये बन जाएगा आपका FeCl3 प्लस H2, यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगी। तो यहाँ पे सब में यही है कि आपका जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब आपका जो नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ था कंपाउंड्स सच एज alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it। तो ये कई बार बोर्ड्स में आपका पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन, और रिसेंटली भी शायद 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं लगभग NCERT से ही आते हैं, बस वो लोग थोड़ा सा उसको घुमा देते हैं उस क्वेश्चन को, और बाकी तो आपका सब कुछ NCERT से रहता है। अगर आपको लाइन बाय लाइन NCERT क्लियर है तो आप लोग आराम से पेपर दे सकते हैं। फिर हमें इस क्वेश्चन में दिया है कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज। तो जो एल्कोहल्स होते हैं यानी कि एल्कोहल हमारा होता है CH3OH और ग्लूकोज हमारा होता है C6H6 और O6, ये हमारा होता है ग्लूकोज। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, C6H12O6 होगा। तो ये होता है हमारा ग्लूकोज और ये CH3OH होता है हमारा एल्कोहल। तो ये हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसमें 12 हाइड्रोजन हैं, इसमें 1 हाइड्रोजन है। तो इनमें हाइड्रोजन होती है पर इनको हम लोग एसिड नहीं कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर ये होगा कि जो आपका ग्लूकोज है और अल्कोहल है, अगर इसको हम लोग पानी में डालते हैं तो ये H+ नहीं देंगे। हम लोग ने देखा था एसिड्स के केस में क्या होता है कि अगर हम लोग ये वाटर है हमारे पास कोई भी ब्लू कलर का होता है तो ब्लू कलर से बनाते हैं वाटर को, ये हमारा है वाटर। इसमें अगर हम लोग किसी भी एसिड को ऐड करते हैं इस तरह से तो क्या होता है, हमें H+ मिलते हैं बाहर की तरफ इस तरह से। पर अगर हम लोग ग्लूकोज और
आपका एल्कोहल डालेंगे तो हमें H प्लस आयंस नहीं मिलेंगे, तो इसलिए वो एसिड्स नहीं होंगे। तो एक्टिविटी क्या होगी कि हम लोग उसको वाटर के अंदर डालेंगे और वाटर के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि H प्लस हमें मिल रहे हैं कि नहीं, तो वो एसिड होंगे। अब आपका 7th क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी while रेन वाटर डज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं कंडक्ट करता है। अगर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर से करंट नहीं जनरेट कर सकते हैं, जबकि रेन वाटर से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, अब ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर ये है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कोई भी फ्री आयंस नहीं होते हैं। जब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई, अगर हमारे पास एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होगी, खुद ही सोचिए। जब इसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस पर रन करेंगे, है ना, कोई ना कोई चार्ज होगा इसमें, इसी वजह से, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और हमें ये भी पता है जो करंट होता है आई, वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर चार्ज ही नहीं होगा तो फिर करंट ही नहीं होगा। तो इसलिए जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें कोई भी आयंस ही नहीं होते हैं, कोई भी चार्जेस ही नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जबकि रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर में चार्जेस होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वाई डू एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो जो एसिड्स होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते हैं वाटर के बिना, वाटर के एब्सेंस में? अब इसका आंसर ये है कि जो एसिड्स होते हैं वो जब वाटर के अंदर जाते हैं तो H प्लस आयंस देते हैं। अब अगर वाटर ही नहीं होगा तो H प्लस आयंस ही नहीं प्रोड्यूस होंगे, तो एसिडिक बिहेवियर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, ड्यू टू H प्लस आयंस are produced in water when acids dissociate। तो इसका आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं। तो जो एसिड होते हैं वो H प्लस आयंस जब तक नहीं देंगे तब तक एसिडिक बिहेवियर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 5 सोल्यूशन दिए हुए थे, A, B, C, D और E। और इसमें लिखा है व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड पीएच, और इनके हमें पीएच दिए थे। ए का पीएच हमें दिया था 4, बी का हमें दिया था 1, सी का दिया था 11, डी का दिया था 7 और ई का दिया था 9। तो ये इनके सब पीएच हमें दिए हुए थे। तो हमें बताना था, पहला पार्ट इसमें दिया था न्यूट्रल कौन सा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, 7। तो इसमें से 7 किसका पीएच है, डी का, तो डी होगा न्यूट्रल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर सेकेंड पार्ट आपसे पूछा हुआ था स्ट्रांगली एल्कलाइन। स्ट्रांगली एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब होता है सॉल्युबल बेस, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा। अब जिसका पीएच 14 के आसपास होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी का क्योंकि पीएच कितना है, 11 है, वो 14 के आसपास है, तो इसलिए ये स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा। फिर सी पार्ट हमें दिया हुआ था स्ट्रांगली एसिडिक। तो स्ट्रांगली एसिडिक क्या होगा? अब ऐसा कोई कंपाउंड जिसका जो पीएच होगा वो 0 के आसपास होगा, तो 0 के आसपास क्या होता है, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बी हो जाएगा स्ट्रांगली एसिडिक। फिर हमें डी पार्ट दिया हुआ था इसका वीकली एसिड। तो वीकली एसिड कौन सा होगा, जिसका पीएच 7 से थोड़ा सा कम हो और 0 से 7 के बीच में लाई करे। तो वीक एसिड कौन सा हो जाएगा, ए। ए का पीएच क्योंकि हमें दिया है 4। फिर लास्ट पार्ट जिसका हमें दिया था वीकली एल्कलाइन, ई, वीकली एल्कलाइन। तो ये भी 7 के पास में होगा और 7 से 14 के बीच में होगा, तो ये कौन सा हो सकता है आपका, ई हो सकता है, 9। तो ई होगा आपका वीकली एल्कलाइन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ था कि इक्वल लेंथ दी थी हमें मैग्नीशियम रिबन की, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। तो 2 टेस्ट ट्यूब्स ली थी जिनमें इक्वल लेंथ ली थी, मैग्नीशियम रिबन डाले थे उसमें, और इन्होंने कहा था कि जो ए टेस्ट ट्यूब थी उसमें HCl ऐड किया उन्होंने, और जो बी टेस्ट ट्यूब थी उसमें इन लोगों ने एसिटिक एसिड ऐड किया। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है, तो ये इन्होंने ऐड किया टेस्ट ट्यूब बी में। अब हमें बताना है कि जो कंसंट्रेशन है, मतलब कंसंट्रेशन मतलब हम लोग यहाँ से वॉल्यूम समझ सकते हैं कि उनका सेम है। तो हमें बताना है कि किस में ज़्यादा फिजिंग अकर करेगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें
आपको पता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है? जो एसिड HCl है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि जो CH3COOH है ये एक वीक एसिड है, ये एक वीक एसिड है। तो जो वीक एसिड होगा वो जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर फिजिंग उसमें धीरे धीरे निकलेगी, और जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें जल्दी से निकल जाएगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा HCl। बिकॉज, और रीज़न आपको लिखना होगा, जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आपको रीज़न ज़रूर लिखना होगा। HCl बिकॉज इट इज़ अ strong acid and reacts very vigorously to give fizzing of H2। ये आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दिया है, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6। तो जो मिल्क होता है फ्रेश मिल्क उसका pH 6 होता है, यहाँ पे दिया है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज? इसमें हम लोग से कहा गया है कि हम लोग को कैसे लगता है कि pH चेंज करेगा एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। जैसे वो कर्ड में चेंज हो जाएगा, कर्ड मतलब दही। हम लोग को इसको एक्सप्लेन करना है, इसमें आगे लिखा है एक्सप्लेन योर आंसर, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें दिया था कि जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH 6 होता है, और हमें बताना है कि pH कैसे चेंज होगा जब वो कर्ड बनेगा। तो जब कर्ड बनता है तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो कर्ड होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो भी बैक्टीरियाज की वजह से। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क का जो pH होता है उसको थोड़ा सा और घटा देते हैं, थोड़ा सा और घटा देते हैं। इस वजह से जो कर्ड होता है कर्ड फॉर्म हो जाता है, और उस कर्ड के अंदर हमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा कि ड्यू टू बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड एंड कर्ड pH इज स्लाइटली रिड्यूस्ड। अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, अ मिल्कमैन, एक दूध वाला है, एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। तो जो मिल्कमैन है वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क में ऐड करता है। अब इसमें दो पार्ट्स हमसे पूछे गए, वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। तो इसमें हमसे पूछा गया कि जो मिल्कमैन है उसका pH को स्लाइटली एल्कलाइन, वो क्यों एल्कलाइन उसको कर देता है, ये हमें बताना है। तो जो फ्रेश मिल्क होता है, फ्रेश मिल्क में जब हम लोग बेकिंग सोडा को ऐड करेंगे, फ्रेश मिल्क में अगर हम लोग बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं, बेकिंग सोडा जनरली एक माइल्ड बेस है, तो थोड़ा सा उसका pH क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो मिल्कमैन होता है ऐसा इसलिए करता है कि वो जल्दी से दही ना बने, क्योंकि जब दही बनता है तो थोड़ा सा एसिडिक करेक्टर उसके अंदर आ जाता है, पर वो एसिडिक करेक्टर जल्दी से ना आए इसलिए वो क्या करता है कि उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देता है और उसके pH को थोड़ा सा एल्कलाइन शिफ्ट कर देता है। फिर सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ था, वाई डज दिस मिल्क टेक a long time to set as कर्ड। तो इसमें हमें बताना है कि ये जो मिल्क होता है ये का एक लंबा समय क्यों लेता है कर्ड में सेट होने के लिए, क्योंकि जो कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो एसिड बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर थोड़ा सा बेसिक एल्कलाइन हमारे पास सब्सटेंस होगा, तो इसीलिए वो मिल्क जो होता है वो कर्ड में सेट होने के लिए टाइम लेता है। तो अब हमें 13 क्वेश्चन दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस should be stored in a moisture proof container, explain why। तो हमें बताना है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको हम लोग वाटर प्रूफ या मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमने पढ़ा था कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यानी कि CaSO4 और ½ H2 जब एयर से रिएक्ट करता है
या मॉइस्चर से, मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर होता है, तो 1.5 H2O से रिएक्ट करता है तो एक हार्ड मास बना लेता है जिसको हम लोग कहते हैं जिप्सम, CaSO4.2H2O, इसको हम लोग कहते हैं जिप्सम। और यहाँ पे ये हमारा था प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ताकि ये रिएक्शन ना हो इसलिए हम लोग इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर रखते हैं। अब हमें 14th क्वेश्चन दिया हुआ था, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग 2 एग्जाम्पल्स। तो हमें बताना था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और हमें बताना था इसके 2 एग्जाम्पल्स। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, किसी भी एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन जो होती है जिससे सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल अगर आपको लेना है तो कोई भी आप एसिड ले सकते हैं, HCl जैसे ले लिया, बेस हम लोग ने NaOH ले लिया, तो सॉल्ट बनेगा आपका NaCl और यहाँ पे वाटर बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में हम लोग करते हैं गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो हमें वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के एग्जाम्पल्स बताने हैं, इंपॉर्टेंट यूजेस बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉशिंग सोडा का। तो वॉशिंग सोडा के हम लोग 2 यूजेस हम लोग ने पढ़े थे, एक तो है क्लींजिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है, क्लींजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। सेकंड आपका है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने के लिए यूज़ होता है। तो वॉशिंग सोडा के ये आपके 2 यूजेस हो गए। फिर बेकिंग सोडा के हैं, बेकिंग सोडा के हैं पहला तो मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर, तो हम लोग इससे बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। सेकंड है मेकिंग केक्स, तो बेकिंग सोडा से हम लोग केक्स और बेकरी आइटम्स बना सकते हैं। इसलिए हम लोग बना सकते हैं क्योंकि उसकी जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है कि NaHCO3 हमारा है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो हमारा Na2CO3 जो कि होता है सोडा ऐश, ये बनता है, प्लस आपका CO2 रिलीज होती है और H2O रिलीज होता है। तो ये जो CO2 होती है हर चीज़ को फ्लफ़ी बनाती है, तो केक्स बनाने में हम लोग को बेकिंग सोडा से आसानी होती है। तो इसमें हम लोग ने NCERT की सभी एक्सरसाइज अभी कर ली हैं और इस पे इन्हीं में से लगभग आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।